हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर और आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 9 एंड फॉर श्योर लास्ट एक्सरसाइज के बारे में, लास्ट क्लास के बारे में बात करने वाले हैं। कन्वर्जन की क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में ख़त्म करे थे, साथ में ही कुछ क्वेश्चन मार्क वाली रिएक्शंस जैसे रिएक्टेंट गिवन था, प्रोडक्ट ए बी सी हमें आइडेंटिफाई करने थे, वैसे सारे क्वेश्चंस तो अब खत्म हो चुके। अब थोड़ी सी बात हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की कर लेते हैं कि थ्योरी बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है, पढ़ो भाई। इतना लंबा चौड़ा तो मैम आपने क्या क्वेश्चन लिख दिया। एन एरोमेटिक कंपाउंड ए, कोई एक एरोमेटिक कंपाउंड है ए, ठीक है। ऑन ट्रीटमेंट विद, उसके ट्रीटमेंट के साथ, जैसे एक एरोमेटिक कंपाउंड है ए, ठीक है। ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया, इसकी हम किससे ट्रीटमेंट करते हैं? एक्वस अमोनिया के साथ। ऑन हीटिंग एंड हीटिंग फॉर्म्स कंपाउंड बी, ये बनाएगा कंपाउंड बी। अरे ऐसे क्वेश्चन हम पहले करके आए हैं ना, लास्ट क्लास में यही काम किया था, ए बी सी सबको ढूंढने का। विच ऑन ट्रीटमेंट विथ Br2 एंड KOH, B की जब रिएक्शन आप किससे करवाओगे? KOH के साथ Br2, जो कि हमारा बहुत फेवरेट है क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस करी है। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शंस फॉर्म्स अ कंपाउंड C। देखो ऐसे ही करना है आपको क्वेश्चन। पहले जो दे रखा है मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे बस इतना समझ में आ रहा है कि ए उसके पास कोई एक एरोमेटिक कंपाउंड है, मतलब बेंजीन तो होगी ही होगी, ठीक है। उसके अलावा जो उसका कंपाउंड है ना ए, उसको एक्वस अमोनिया के साथ हीट करवाने पे कंपाउंड बी बना है, और कंपाउंड बी को KOH प्लस Br2 के साथ रिएक्शन करवाने पे कंपाउंड सी बना है। अब आगे क्या कह रहा है? जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H79 है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H7 और N। राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड A, B एंड C। देखो मैं इसको नए पेज पे लिखती हूँ अच्छे से। जो भी हमें क्वेश्चन गिवन था हमने उसको पढ़ लिया। हमने ये जाना कि A को हमने ट्रीट करवाया B बनाने के लिए और B को हमने ट्रीट करवाया C बनाने के लिए, जिसका फॉर्मूला था C6H7N। इसको रिएक्शन करवाया KOH प्लस Br2 से और इसको रिएक्शन करवाया एक्वस अमोनिया से। क्या इतनी बात हम पढ़ के आए हैं? ठीक है। अब देखो बात सुनो, इस फॉर्मूले के हिसाब से एक एरोमेटिक कंपाउंड भी है, मतलब ये तीनों क्या है? एक एरोमेटिक कंपाउंड तो है। चलो ये हमने एक काम खत्म किया। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या ये ही हमारा रिएक्शन था? ठीक है, इसको हमने हीट भी किया है ना। तो इससे हमने क्या किया? एक कंपाउंड बनाया C6H7N। देखो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 और मैं ये अच्छे से जानती हूँ KOH प्लस Br2 से जब मैं रिएक्शन करवाती हूँ तो वो कोई ना कोई बेंज अमाइड ही होता है ना। अमाइड ग्रुप होता है, मतलब RCONH2 जो है, कौन सा ग्रुप? RCONH2, मतलब ये R यहाँ पे कुछ भी हो सकता है और NH2 ये ही जो है रिएक्ट करता है इसके साथ और क्या बनाता है? ये CO निकाल दो तो क्या बनेगा? देखो यहाँ अगर मैं प्रोबेबिलिटी के लिए क्या ट्राई करती हूँ कि मान लिया मैंने ये कोई अमाइड वाला कंपाउंड है जिसकी रिएक्शन मैंने किससे करवाई? हॉफमैन ब्रोमाइड के रिएजेंट से, तो मेरा ये कंपाउंड बना। इसका फॉर्मूला क्या है? देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, भाई ये रही 7 हो गई और 1 नाइट्रोजन। मतलब कि मेरे को B और C तो पता चल गया। B एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसपे CONH2 तो लगा हुआ है, क्योंकि भाई ये क्या दे रहा है? हॉफमैन ब्रोमामाइड। सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। अब बचा है कंपाउंड A। अब कंपाउंड A कुछ भी होगा, लेकिन एक चीज तो उसमें होगी ही होगी, और वो क्या होगी? ये तो उसमें होगा ही होगा।
अब बात है और क्या होगा जो एक्वस अमोनिया से रिएक्शन देने पे NH2 बना रहा है, इतना ही बचा है, ठीक है। तो हम इसमें कोई हिंट ढूंढ लेते हैं, है ना। ऑन एन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, हमने ढूंढ लिया। ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्वस अमोनिया एंड हीटिंग फॉर्म्स अ कंपाउंड बी which on heating with bromine and KOH forms the compound C, है ना। तो यहाँ पे इतनी चीजें तो मैंने पढ़ ली। अब एरोमेटिक कंपाउंड है और क्या है, अमोनिया से रिएक्शन करने पे ये सारा काम हो रहा है। बी और सी मैं ढूंढ चुकी हूँ, इसका मतलब हो सकता है कि ये क्या होगा, बेंजोइक एसिड होगा, क्योंकि बेंजोइक एसिड की जब हम एक्वस अमोनिया से रिएक्शन करवाते हैं तो ये कन्वर्ट होता है बेंज अमाइड में, और वो कन्वर्ट होता है भाई हमारी एनिलीन के अंदर। तो हमें तीनों कंपाउंड्स मिल गए। अब हमारा काम क्या है, इन तीनों कंपाउंड्स के IUPAC लिखना। तो वो हम लिख सकते हैं बेंजोइक एसिड, हमारा कंपाउंड ए है, हमारा कंपाउंड बी है भाई बेंज अमाइड। देखो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हें जहां से जो हिंट मिल रही है ना उसको लिख लो। पहले मैंने एरोमेटिक कंपाउंड्स बना लिए थे क्योंकि मेरे को पता है भाई C6H7 में एरोमेटिक बेंजीन तो होगी ही होगी, क्योंकि बहुत सिमिलर है इस फॉर्मूले के, ठीक है। उसके बाद जब इसने ये दे दिया तो मेरे को ये भी समझ में आ गया बी तो ये होगा ही, और बी पता चल गया तो सी भी पता चल गया, और बी पता चल गया तो इसी से मैंने ए भी ढूंढ लिया, है ना। और ये क्या बनी है, एनिलीन। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ खत्म। इंटरेस्टिंग है और अच्छा भी है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कन्वर्जन के क्वेश्चंस पे कमांड होगी, तभी इतना आगे बढ़ पाएंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द रिएक्शन ऑफ, आपको रिएक्शन लिखनी है, किसकी लिखनी है, एरोमेटिक एंड एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स विथ नाइट्रस एसिड। देखो एरोमेटिक मतलब क्या होता है, ऐसा कोई कंपाउंड जो क्या हो, एरोमेटिक हो और अमीन हो, ठीक है। और एलिफेटिक मतलब CH3NH2। अब इनकी रिएक्शन हमें किससे करनी है भाई, नाइट्रस एसिड के साथ। तो करवा दो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। तो जब हम इनकी एसिड के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मैम ये तो हमने इतनी बार पढ़ ली कि इससे तो हम आंखें बंद करके भी सही करके आएंगे। क्या बनेगा, डायजोनियम सॉल्ट, और यहां भी क्या बनेगा, CH3N2 प्लस Cl-। ये बन गया हमारा टोटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है, ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट क्या है, गिव द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। Why are amines less acidic than alcohols of comparable molecular mass? ये कह रहा है कि अमीन्स और अल्कोहल अगर उन दोनों का मॉलिक्यूलर मास अप्रोक्सीमेटली सेम ले लें हम, जैसे कि मैं अगर इसकी बात करूं CH3NH2 और इसके साथ CH3OH, तो इनका मॉलिक्यूलर मास अप्रोक्सीमेटली सेम है, एग्जैक्ट तो नहीं है। तो भाई यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो एसिडिक बिहेवियर है वो अमीन्स का कम होगा और अल्कोहल का ज्यादा होगा। कौन सा बिहेवियर, एसिडिक। ये तो हम जानते हैं कि भाई जो हमारा अमीन होता है वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। चलो, पर ये होता क्यों है, पॉइंट इज दैट अल्कोहल्स का एसिडिक बिहेवियर ज्यादा क्यों होता है। तो देखो हम जब भी एसिडिटी की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले हम एक हाइड्रोजन आयन डोनेट कर देंगे। ये मैंने हाइड्रोजन आयन डोनेट किया और ये मैंने नेगेटिव चार्ज लगा दिया भाई नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है। यहां भी मैंने डोनेट किया और मैंने ये नेगेटिव चार्ज लगा दिया नाइट्रोजन के ऊपर। अब मुझे ये बताओ भाई कौन सा कंपाउंड स्टेबल ज्यादा है। अब एसिडिटी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो भाई अगर हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों होगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कैसा है ये, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन नाइट्रोजन, and due to this more electronegativity of oxygen atom, it is more stable by holding a negative charge on it. Getting मैं क्या बोल रही हूँ,
बिकॉज ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और क्योंकि उसी के पास नेगेटिव चार्ज है, एंड दैट इज वाई नेगेटिव एटम के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो उतना ही स्टेबल होता है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो हमने क्या देखा भाई, जैसे ही ये दोनों अपने एच आयन डोनेट करते हैं वैसे ही इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। इसकी वजह से एच आयन डोनेशन में ये इजिली एच आयन डोनेट करेगा कंपैरेटिव टू दिस, एंड दैट इज व्हाई एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स ऑफ सेम मॉलिक्यूलर मास आर मोर देन द एसिडिक नेचर ऑफ अमीन्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Why do primary amines क्या होते हैं? जैसे कि R NH2, R मतलब एरोमेटिक भी हो सकता है और एलिफेटिक भी हो सकता है। Why do primary amines have higher boiling point than tertiary amines? Tertiary amines क्या होते हैं? ये नाइट्रोजन और इस पे 3 एल्काइल ग्रुप, ठीक है। ये प्राइमरी, ये टर्शरी। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है। बॉइलिंग पॉइंट की अगर ये बात कर रहा है इसका मतलब क्या कर रहा है भाई, ये वाटर से घिरा हुआ होगा, है ना। अब बॉइलिंग पॉइंट की जब भी हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि हमने जब इसको बॉइल किया तो ये किस टेम्परेचर पे जाके बॉइल होना स्टार्ट हुआ। तो यहां सुनो, क्योंकि प्राइमरी अमीन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है जबकि टर्शरी अमीन के पास कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ये क्या करेगा, ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा और अपने को बड़ा मॉलिक्यूल में, स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल में बाइंड रखेगा, जबकि टर्शरी अमीन में ऑप्शन ही नहीं है। यहां पे क्या रीजन है, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर hydrogen bonding, primary amine have higher boiling point than the tertiary amine because tertiary amine is totally covered by its aliphatic groups than the primary amines. इसके पास ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि ये तीनों तो हटेंगे नहीं। वहां हाइड्रोजन प्लेस देगा किस चीज के लिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल में क्या आएगी, वेट ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा बॉन्डिंग हो जाएगी, ज्यादा मॉलिक्यूल साथ में रहेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। क्लियर है? गेटिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर एलिफेटिक अमीन्स, एलिफेटिक अमीन्स क्या होते हैं, CH3NH2 आर amines stronger bases than aromatic amines। भाई एरोमेटिक अमीन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होता है हमारे पास एलिफेटिक अमीन्स का, ये बात तो हम जानते हैं, बट अब हमें यहां बताना है रीजन। तो सुनो, क्योंकि एलिफेटिक अमीन्स जो होते हैं, देखो अमीन्स का काम क्या है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना, मतलब जब ये बिहेव करें एज अ बेस, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा इजीली। यहां पे क्या होगा भाई, क्योंकि ये लोन पेयर के साथ किस में बिजी है, कॉन्जुगेशन में बिजी है। अब ये ऑलरेडी कॉन्जुगेशन में बिजी है, इसका मतलब नाइट्रोजन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड हेल्ड कर रखे हैं, क्योंकि अगर हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें ना तो कैसी बनेगी, देखो NH2 और इस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, और इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट कर दिए इस कार्बन को, तो यहां पे आ गया, इसने लिए तो इस पे आ गया भाई नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये यहां पे डोनेट करेगा और ये यहां पे चलेगा। इसका मतलब तुम देखो, ऑलरेडी नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड्स हैं, 4 बॉन्ड्स हैं, तो क्या नाइट्रोजन के पास कोई जगह है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, नहीं है। देखो ये हो गए इसके 4 बॉन्ड। अब ये इलेक्ट्रॉन को जैसे ही, अच्छा बेसिक क्या होता है, बेसिक नेचर का मतलब क्या होता है, एसिडिक का क्या होता है, एसिडिक का मतलब होता है डोनेशन ऑफ एच आयन, ठीक है, और एसिडिक और बेसिक बिहेवियर इनवर्स होते हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेप्टेंस ऑफ एच आयन, एक्सेप्टेंस ऑफ एच आयन, ठीक है। तो भाई ये तो फटाफट एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, CH3NH4 पॉजिटिव, क्योंकि इसको कोई लोड ही नहीं है,
ये इसने अपना सॉल्ट फॉर्म कर लिया, तो यहाँ कोई प्रेशर नहीं है, कोई बॉन्डिंग नहीं है, कोई रेजोनेंस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं है। और सुनो, यहाँ पे क्या होगा इसके केस में, जब इसके लोन पे इसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इसके खींचेंगे, तो नाइट्रोजन के हो गए 4 बॉन्ड कंप्लीट। अब इसके पास अगर 5वां हाइड्रोजन आएगा, इसको एक्सेप्ट करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। एंड तो हमें रीजन क्या लिखना है, ड्यू टू द रेजोनेंस इन aromatic amines are not capable to accept the incoming hydrogen atom, and that is why aromatic amines are less basic in comparative to aliphatic amines। आई बात समझ में? आराम से दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर बना दोगे ना तो भी भाई तुम्हें मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि टीचर को पता है कि तुम्हें लॉजिक पता है। ये क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा, ये आंसर देख के कि तुम्हें लॉजिक अच्छे से पता है। क्लियर है? तो यहाँ पे भाई हमारी सारी अमीन्स की एक्सरसाइज खत्म हुई। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, और वो है हमारा बायोमोलिक्यूल्स। तो फिर मिलते हैं बायोमोलिक्यूल के साथ अगली क्लास में। थैंक यू।